ओके सो अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो हम लोग का जो लास्ट के टॉपिक्स कुछ बचा हुआ है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आई नो देयर आर सब टॉपिक्स जो ऊपर भी कुछ सेक्शंस रह गए, फिर उसके हम लोग आ जाएंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन टुडे। हमने लास्ट टाइम प्रोटेस्ट और यहाँ तक पढ़ा था, नोटिंग तक पढ़ा था। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 138 टुडे, जो बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। तुम लोग को सुन के भी अच्छा लगेगा, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, लेट्स सपोज करो कि मुझे आपको 5,000 रुपये देने हैं। पता नहीं ऐसा हमेशा क्यों होता है कि मुझे ही आपको 5,000 देने होते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव टू पे यू 5,000 रुपीज नाउ, है ना? तो मैंने आपको चेक दे दिया, और जबकि मेरे अकाउंट में ₹500 है ना? तो मैंने आपको 5,000 का चेक दे दिया और मेरे अकाउंट में 500 रुपये है। तो व्हाट विल हैपन विद द चेक? रेज योर हैंड एंड आंसर। अब क्या होगा? व्हाट वुड हैपन नाउ? बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस हो जाएगा। ओके, चेक बाउंस होने के बाद क्या करोगे? व्हाट विल यू डू देन? मतलब अगर आपका अब मैंने चेक बाउंस कर दिया ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू यू? आप क्या करोगे? सर आपके पास, आपको फिर बोलूंगा सर चेक तो बाउंस हो गया या केस करूंगा। ओके, तो सेक्शन 138 इसलिए बना है कि अगर कल को आपका इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से अगर चेक बाउंस हो जाता है या कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो जाता है, तो आपके पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं, ये सेक्शन 138 बोलता है। ठीक है, तो पहले तो सेक्शन 138 को समझे है क्या? सेक्शन 138 कहता क्या है? तो सेक्शन 138 स्टेट करता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स, तो क्या राइट अवेलेबल है विद द पे? ये सेक्शन उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो मैं एक बार शॉर्ट में भी लिखूंगा इसमें क्या क्या हो सकता है। आपको सेक्शन तो समझ में आ गया ना? यू नो द सेक्शन इज कि सेक्शन 138 कब अट्रैक्ट होगा? सेक्शन 138 विल अट्रैक्ट व्हेन एंड नेवर you give a check to someone, and due to the insufficiency of the check, sorry, due to the insufficiency of funds, the check gets dishonored, और ultimately उसके बाद क्या rights आएंगे available to the pay, ये हम पढ़ेंगे किस सेक्शन के अंदर। that is in section number 138, right? ओके, तो बड़े ध्यान से देखना, मैं बहुत आपको शॉर्ट में लिख के दे दूंगा क्या प्रोसीजर है और क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आके उस पर केस करेंगे। नोटिंग प्रोटेस्ट कराना ये ऑप्शनल है। ध्यान सुना मेरी बात को, मैंने कभी नहीं बोला कि नोटिंग कराना और प्रोटेस्ट के सर्टिफिकेट लेकर आना दैट्स अ कंपल्सरी थिंग, दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शनल थिंग। तो मैं इसी तरीके से लिखता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम, मैं आपको कैसे लिखता हूँ, आपको भी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ इसको। तो आप क्या करना है, सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने चेक को डिपॉजिट करा, चेक बाउंस हो गया, ठीक है? तो उसके बाद यू कैन गो फॉर नोटिंग और यू कैन गो फॉर द प्रोटेस्ट। बट ये जो नोटिंग और प्रोटेस्ट कराओगे दिस इज ऑप्शनल, ठीक है? आई थिंक आई शुड नॉट राइट विद द पेन, आई शुड राइट विद द कीबोर्ड। आई थिंक दैट्स अ मोर परफेक्ट थिंग टू डू। Okay, so what is the first step you will do is, in case of your check has been bounced due to insufficiency of funds, so noting or protest, you can do this, but this is an optional thing, it's not compulsory to do that. Generally लोग नहीं जाते हैं इसके लिए। Okay, second thing, what have you have to do, you have to give a notice of dishonor to the, अच्छा किसको नोटिस दोगे आप डिसऑनर का? द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, उसका नोटिस किसको ड्रॉवर। जाएगा? ड्रॉवर को जाएगा, क्योंकि ड्रॉवर। ड्रॉवर इज लायबल। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने किसी को चेक दिया और चेक डिसऑनर हो गया, राइट? तो हम पढ़ रहे हैं कि ओके, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा प्लीज सुनिएगा ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 138, राइट? वी आर रीडिंग सेक्शन नंबर 138। लेट मी रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो व्हाई आई एम रिपीटिंग, बिकॉज पीपल आर ज्वाइनिंग लेट। तो मैं एक बार लास्ट बार रिपीट करता हूँ, वी आर रीडिंग सेक्शन 138। इससे पहले मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने। तो वी हैव स्टार्टेड रीडिंग सेक्शन नंबर 138, जो कहता है व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द पेई in case the check is dishonored, right? तो अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो क्या राइट्स अवेलेबल हैं विद दी पे? ये हम सेक्शन पर है 138, जिसमें हमने पढ़ा डिसऑनर का स्पेलिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है यू लगाना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं नहीं लगाता ऑनर में यू।
तो राइट्स अवेलेबल टू द पे इन केस ऑफ चेक इज डिसऑनर्ड, क्या राइट्स है आपके पास? आप सबसे पहले नोटिस प्रोटेस्ट कराओ, वो ऑप्शनल है। सेकंड, ये करना कंपल्सरी दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द ड्रॉवर, राइट। अच्छा, कितने दिन में आपको करना है? लॉ कहता है यू हैव टू डू दिस विद इन 15 days from the day bank gave you the notice of disorder। बोले तो जिस दिन बैंक ने आपको नोटिस, अच्छा बैंक आपको नोटिस देगा ना कि चेक आपका डिसऑनर हो गया ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स, तो जिस दिन बैंक ने आपको बताया उसके 15 दिन के अंदर, विद इन 15 days उसके अंदर आप उसको नोटिस दोगे कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। और आप उसको कितना दिन दोगे? देन द ड्रॉवर शुड पे दी, शुड इसलिए लिखा मैंने क्योंकि वो हो सकता है दे, हो सकता ना दे, तो द ड्रॉवर शुड पे द अमाउंट विद इन 15 days ऑफ द नोटिस। तो जो आपका ये है ड्रॉवर है वो पे कर देंगे विद इन 15 days के अंदर नोटिस के, तो ठीक है, क्योंकि देखो आपने चेक लिया, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होने के 15 दिन के अंदर आपने उसको बताया कि चेक बाउंस हो गया, उसके विद इन 15 days उसने पे कर दिया, फिर तो खत्म, यू डोंट हैव टू फाइल अ केस अगेंस्ट इट बिकॉज आपका चेक तो क्लियर हो चुका है। बट अगर वो नहीं करता है तो देन यू हैव अ राइट टू गो टू द कोर्ट। तो आपको कोर्ट कितने टाइम में डालना है? विद इन 1 month ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, मैंने एक वर्ड लिखा कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मीनिंग आप समझते हो, बहुत ही फेमस है ये 3 वर्ड्स लॉ के अंदर, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का जनरली मतलब होता है किस कारण से आपने उसके ऊपर केस करा है, मतलब क्या ऐसा हुआ कि जिसको आप पे केस करना पड़ेगा। तो कॉज ऑफ एक्शन ऑलवेज अराइज इन केस आपने नोटिस दिया उसको, उसने फिर भी पे नहीं किया, तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज आएगा। मतलब यू कैन नॉट जस्ट फाइल अ केस अगेंस्ट द पर्सन बिफोर गिविंग द नोटिस एंड यू कांट डू दैट, राइट, करेक्ट। हमने पहले ही पढ़ रखा है इनफैक्ट, ये तो हमने नॉर्मल सेक्शन में पढ़ रखा है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर देना जरूरी है, और आप नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दोगे तो अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर उसका आप केस नहीं कर सकते। तो मैं रिपीट करता हूं, तो कॉज ऑफ एक्शन, यू गेट टू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन इज। कॉज ऑफ एक्शन का मीनिंग में एक बार रिपीट करता हूं, कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि कब आपके पास राइट आता है किसी पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन लेने का, और वो तब आएगा जो आपने उसको नोटिस दे दिया, उसके भी 15 दिन बीत गए, उसने भी आपको पैसा नहीं दिया, देन कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। एंड एज सून एज कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, उसके विद इन 1 month ऑफ कॉज ऑफ एक्शन फाइल अ पिटीशन। पिटीशन मतलब एप्लीकेशन होता है ऑफ कोर्स, पिटीशन विद द कोर्ट, करेक्ट। आप कोर्ट में पिटीशन डाल दो विद इन 1 month ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, विद इन 1 month ही डालना है आपको, या फिर आप 2 महीने के बाद भी डाल सकते हो? ऑफ कोर्स जब लॉ कह रहा है 1 महीने के अंदर डालो आप, तो उसके बाद आप डालोगे तो देखो आपको ना पहले माफी मांगनी पड़ेगी। पहले आपको इसके लिए ना शायद आपने अगर कंपनीज एक्ट में अगर आपने चार्ज का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये वर्ड भी पढ़ा होगा, कॉन्डोनेशन कहते हैं इसको। कॉन्डोनेशन इज लाइक माफी मांगना चाहती है यस आपसे सर। देरी हुई। तो लॉ ने तो बिल्कुल क्लियरली स्टेट करा है जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाए उसके विद इन 1 month आप एप्लीकेशन दे दो कोर्ट में कि चेक डिसऑनर हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको ये भी चेक करना है कि यू नो काइंड ऑफ कि इसमें आपको ये भी चेक करना है कि इसी टाइम पीरियड को फ्रेम को आपको फॉलो करना है। मतलब ये 15 days और 15 days वाला अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो देयर माइट बी अ थिंग दैट आप ये केस नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो इसके बाद आपको ये भी ध्यान से पढ़ना है कि कॉज ऑफ एक्शन कितना टाइम अराइज होता है विद इन 1 month। अगर आप विद इन 1 month नहीं गए तो आपको कॉन्डोनेशन लेना पड़ेगा कोर्ट से, अगर वो कॉन्डोनेशन मिलेगा तो वो केस माना जाएगा, नहीं तो केस माना नहीं जाएगा। ओके, अब वो क्लियर हो गया? कोई डाउट आया? ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने ये भी वर्ड मैंने आपको लॉ में बताया हुआ है बट आई डोंट नो यू रिमेंबर और नॉट, आप मुझे बताना कि आपको याद है वर्ड कॉग्निजेंस। डू रिमेंबर द वर्ड कॉग्निजेंस? किसी को याद है वर्ड? कोई हाथ उठा के जवाब दो, किसी को याद है वर्ड कॉग्निजेंस? सब बताया तो था बट मतलब याद नहीं आ रहा। अंशुमन बताएंगे। हाँ जी अंशुमन, कॉग्निजेंस। और नॉलेज होना सर। करेक्ट, बिल्कुल अच्छा बोला। कॉग्निजेंस मतलब होता है कि किसी पे ध्यान देना, किसी की बात पर किसी चीज का नॉलेज होना। अगर आपको याद होगा, हाँ ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, याद है आपको? 3A सेक्शन में आपको पढ़ाया था मैंने, इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में, जब आपको बताया था मैंने कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कॉग्निजेंस मतलब आपको पता होना चाहिए। तो अब 142 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस आपको बताना है व्हाट इज ऑफेंस।
चेक का डिसऑनर होना। कोर्ट कब इसका कॉग्निजेंस लेगा? सेक्शन 142 कहता है कोर्ट तभी इसका कॉग्निजेंस लेगा अगर आपने विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है मैंने आपको बता दिया। इस दिन से तक आपने अगर उसने कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दी तो ही कोर्ट आपको सुनेगा, नहीं तो कोर्ट आपको सुनेगा नहीं। और ये जाता कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है ये। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसके पास जाता है? ये एमएम के पास जाता है। एमएम इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इस ये नाम ही सर्च कर रहा है। ये जजेस का एक पोस्ट होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। और जैसे अगर आप लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं है, जैसे कि यू आर इन फरीदाबाद, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को आप जाके एप्लीकेशन देते हो। ये वो जजेस हैं विच जो अल्टीमेटली आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे दिल्ली में इनको हम एमएम बोलते हैं, एंड हमारे हरियाणा में वी कॉल देम एज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ऐसे ये पोस्ट होती है, मतलब दिस इज अ लेवल्स ऑफ द जजेस आल्सो, राइट। तो आपको इनके पास जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा विद इन 1 month फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। ओके, अब मैं आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, मुझे देखते हैं किसको याद आता है। कब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा अंडर सेक्शन 138? जल्दी से कौन जवाब देगा हाथ उठा के। व्हेन विल द कॉज ऑफ एक्शन विल अराइज इन सेक्शन 138? हाँ जी, महिमा बताएंगी, बताइए महिमा। सर जब चेक डिसऑनर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। और भी कंडीशन आएगा। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा? और हो गया, चेक सर बाउंस हो गया, उसके बाद सर और उनको 15 डेज के अंदर उसको रिपे वो भी देना नोटिस पड़ेगा। दे दिया, करेक्ट। हाँ। उसके 15 दिन तक भी आपको पैसा देना पड़ेगा वापस। नहीं मिला क्योंकि हाँ, अच्छा, अगर नहीं। आपको 15 डेज के अंदर पैसा मिल गया तो कॉज ऑफ एक्शन तो राइज ही नहीं हुआ ना। हाँ You getting it? Cause of action will arise only when you have given the notice to the drawer कि भाई पैसा दे दे, नहीं क्योंकि तेरा चेक बाउंस हो गया है और उसके 15 डेज तक भी आपको पैसा नहीं दे, तब कॉज ऑफ एक्शन आपका राइज हो जाएगा। और उसके विद इन 1 month you have to file a case in the district court। आपको क्लियर हो गया ये वाला बात? यस सर। अच्छा, सर हाँ, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताना, नॉलेज में लाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। मतलब अगर आप इसके बाद जाओगे तो फिर कॉन्डोनेशन लेना पड़ेगा आपको पहले, नहीं तो फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे ये कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने का। ओके, अच्छा, सेक्शन 138 में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि देखो 138 और 142 सिमिलर थे, इसलिए मैंने दोनों साथ में ले लिया। लेकिन कुछ और बातें आपने लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिख लिया ना, छोटा सा प्रोसेस है कि जिस दिन चेक। हाँ बोलो पीयूष, कुछ बोल रहे हैं? सर वो लास्ट वाला लिखना बाकी है सर बस। हाँ लिख लो, फटाफट से लिख लो। सर ये सेक्शन 142 एक बार फिर से बता दो। 142 कहता है बेटा, ये जो हमने ये वाला बात लिखा ना, 4th पॉइंट, ये सेक्शन 142 में लिखा है कि आपको जब ये कॉज ऑफ एक्शन, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूं, इसके बाद इफ नॉट रिसीव्ड, मतलब अगर आपको इसके बाद भी पैसा रिसीव नहीं हुआ, मतलब ड्रॉवर को आपने बोला आपका चेक बाउंस हो गया, पैसा दो, और 15 डेज बीत गए अभी भी आपको पैसा नहीं मिला, इफ नॉट रिसीव्ड, तो क्या होगा? कॉज ऑफ एक्शन वुड अराइज। और जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, सेक्शन 142 बोलता है उसके विद इन 1 month आपको कोर्ट को पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तभी कोर्ट उसे कॉग्निजेंस करेगा, तभी ध्यान देगा, नहीं तो वो ध्यान नहीं देगा। क्लियर हो गया आपको? ओके, सेक्शन 138 एक और चीज बोलता है कि जो मैंने आपको पे करा, वो क्यों पे करा? क्योंकि मेरा लायबिलिटी था पे करने का। यहाँ पे लिखा है डेट था और लायबिलिटी था, इस पे मैं क्यों मैंने इसको बोल्ड कर रखा और मैं क्यों इस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है, अच्छा लेट सपोज करो मैंने आपको गिफ्ट में चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, तो फिर क्या आप 138 के अंदर मेरे पे केस कर सकते हो? इफ आई जस्ट गिव यू अ चेक इन अ गिफ्ट, नो डेट नो लायबिलिटी नथिंग, आई जस्ट गिव यू एज अ गिफ्ट, और वो चेक बाउंस हो गया, तो क्या आप 138 के अंदर आप मेरे पे केस कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर नो सकते। सर।
बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 138 में आप तभी केस कर सकते हो जब आपने चेक दिए किसी को और आपका डेट था या लायबिलिटी था पे करने का, करेक्ट? ओके। उसके बाद भी एक और चीज को समझिएगा कि आपको चेक कितने टाइम में डिपॉजिट करना है बैंक में। कितने टाइम में यू हैव टू डिपॉजिट द चेक इन द बैंक। लॉ कहता है कि आपको कितना टाइम प्रेजेंट करना है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट जो वो बना है, या फिर जो भी उसका, क्योंकि दिस वैलिडिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी है विच एवर इज अर्लियर उस टाइम पीरियड तक आपने उसको जमा करना है। मतलब अब 3 महीने के बाद आप डालोगे तो ऑफकोर्स वो बाउंस होगा ही होगा। इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको उसको विद इन टाइम पीरियड डालना ही डालना है, करेक्ट? कोई डाउट? हमारा सेक्शन 138 लास्ट बात बोल रहा हूं मैं। अब अगर आप 138 के अंदर फंस गए तो लॉ आपको क्या राइट देता है? अब उस बंदे को जिसका चेक बाउंस हुआ है उस बंदे को जेल में डाल देंगे। कितने साल के लिए जेल में डाल देंगे? 1 साल के लिए मैक्सिमम। या फिर उसको डबल दी अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब अब सिर्फ अमाउंट नहीं देना क्योंकि अब तो कोर्ट में जा चुका है, तो या फिर उसको डबल दी अमाउंट देना पड़ेगा या फिर दोनों। मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर चेक बाउंस हो गया तो आप 15,000 का अगर चेक था, सॉरी मैंने आपको 5,000 का चेक दिया था, तो आप मेरे पास कितना क्लेम कर सकते हो? 10,000 रुपए क्लेम कर सकते हो आप उस चेक का। अब क्लियर हो गया ये बात? पूरा अमाउंट ड्रॉई को ही, मतलब पे ही को ही मिलेगा? हाँ, पेई को मिलता है, करेक्ट। पेई मांगेगा कि भैया मुझे ये इतना। बात पहले पता होना चाहिए था। पहले पता होना चाहिए था मतलब क्या? कितने लोगों को उधार दिया और उनका चेक बाउंस हो गया है? नहीं सर, मुझे एक चेक दिया था, मतलब बाउंस हो गया सर, वो अकाउंट पे ही चेक था, पता होता तो डबल लेता। हाँ तो डबल क्यों देता बेटा? वो तू अगर एप्लीकेशन देता हो उसको कि आपका चेक बाउंस हो गया, तो विद इन 15 डेज अगर लीगल नोटिस देगा तो वैसे ही पे कर देगा। वो थोड़ा ना वेट करता रहेगा आपके कॉज ऑफ एक्शन को राइज होने के लिए। देखो जो चेक देता है उसको ये बात पता है, मतलब आप तो अभी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन जो चेक देने वाला है उसको ये बात पता होता है कि अगर कल को ये चेक बाउंस हो गया तो भाई साहब मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, या फिर मुझे डबल द अमाउंट देना पड़ेगा, या फिर दोनों हो सकता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इंसान चेक देता है, ऐसे चेक नहीं देता कभी भी किसी को। सर वो बात तो नोटिस रिटर्न में होनी जरूरी नहीं है ना? हाँ जी। वो जो चेक डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक ने हमें बताया, हम जब ड्रॉअर को बताएंगे तो वो रिटर्न में होना नहीं चाहिए ना? 15 डेज के अंदर जो ड्रॉअर को बताना है हमें। 15 डेज के अंदर, एक मिनट रुको ना, दिखते हैं ये यहाँ पे आ गया। रिटर्न में जाएगा बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग by the drawer of the check within 15 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid। आपको उसको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो आपने पहले पढ़ा था जो नोटिस ऑफ डिसऑनर था वो दोनों चलता था, वो ओरल भी था रिटर्न भी था। लेकिन अगर आप उसको सेक्शन 138 के तहत में वो करना चाहते हो, उसको लायबल कराते हो, तो आपको उसको जो राइट नोटिस देना पड़ेगा दैट शुड बी इन रिटर्न। करेक्ट? कोई डाउट तो नहीं आया 138 और 142 में? जल्दी से बताओ। सर हाँ बताओ बताओ। सर जो हम लोग नोटिस भेजते हैं पेयर को, ड्रॉयर को, हाँ तो वो खाली हम लोग भेजते हैं या बैंक वाले लोग जो उसको नोटिस भेजते हैं? नहीं नहीं, बैंक तो मुझे भेज देगा, आपका चेक डिसऑनर हो गया, फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्रॉअर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देगा। अब मैं हो सकता है अपने अगर वकील के थ्रू दे दूं, किसी के थ्रू दूं, लेकिन कोई करेगा तो मैं या मेरा एजेंट करेगा ना। सर अगर आप बहुत बिजी अपने करना भूल गए तब क्या? हाँ तो फिर कॉन्डोनेशन लेना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। आपको मांगनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं लेट हुआ ना। करेक्ट? कोई और डाउट? ओके, सेक्शन हमने कौन सा पढ़ लिया? मैंने आपको कौन सा सेक्शन पढ़ा दिया? 138 मैंने पढ़ा दिया आपको। अब मैं आ रहा हूँ सेक्शन 139 पे, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। बहुत सिंपल छोटा सा सेक्शन है जो कहता है अगर आपको कोई भी चेक मिला है तो उसे क्या माना जाएगा? ये डेट लायबिलिटी के, मतलब उसको प्रिज्यूम क्या किया जाएगा? डेट लायबिलिटी के लिए था, गिफ्ट के लिए था? मतलब व्हेनेवर यू रिसीव अ चेक तो व्हाट शुड बी द प्रिजम्पशन कि वो डेट लायबिलिटी का है। आपको याद भी डेट होगा लायबिलिटी। ये तो प्रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है कि हमेशा जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ नहीं लिखा होता, इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी ऑफ विद कंसिडरेशन। तो सेम प्रिजम्पशन है, लेकिन इसमें एक अच्छा सा एक वर्ड लिखे हैं, देखो क्या लिखे हैं वर्ड्स, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये जो प्रिजम्पशन है ये रिब्यूटेबल है। देखो ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुना करो तुम लोग बेटा, रिब्यूटेबल।
प्रिजम्पशन रिब्यूटेबल है, मतलब प्रिजम्पशन को तोड़ सकते हो। तो क्या ये प्रिजम्पशन रिब्यूटेबल है या नहीं है? जो प्रिजम्पशन है कि जो भी आपको चेक मिला है वो डेट और लायबिलिटी के अगेंस्ट ही मिला है, क्या इस प्रिजम्पशन को आप रिब्यूट कर सकते हो, नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं अगर गिफ्ट के केस में। कर सकते हैं, बिल्कुल। लॉ भी कहता है प्रिजम्पशन तो ही ले लेंगे, आपको चेक मिला है वो डेट लायबिलिटी का, लेकिन ऑफ कोर्स दिस प्रिजम्पशन इज आल्सो रिब्यूटेबल, क्योंकि लॉ ने खुद स्पेसिफाई किया अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। मतलब अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया कि एज अ गिफ्ट था तो इसको डेट लायबिलिटी मान के उसके ऊपर इस केस किया जा सकता है। करेक्ट। 139 समझ में आया आप लोग को बेटा? आई कैन रिपीट इट 139 वंस अगेन। 139 कहता है कि जो भी आपको चेक मिला है ये प्रिजम्पशन ले लिया जाएगा दैट यू हैव रिसीव्ड इट फॉर अ डेट और लायबिलिटी एंड दिस प्रिजम्पशन इज रिब्यूटेबल, मतलब अगर कि सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा नहीं नहीं दिस वाज नॉट फॉर डेट लायबिलिटी जो मैंने दिया चेक, मतलब ड्रॉल का रिस्पांसिबिलिटी होगा प्रूव करने का कि वो प्रूव करेगा कि ये विदाउट कंसिडरेशन था, गिफ्ट था, तो 138 के अंदर बच जाएगा, नहीं तो 138 के अंदर नहीं बचेगा वो। करेक्ट। सर 138 के अंदर कैसे बचेगा? अगर उसने प्रूव कर दिया कि ये डेट लायबिलिटी का नहीं था। तो 138 तो इसका नहीं था सर, वो तो डिसऑनर हो जाता है, फिर उसको नोटिस देना पड़ता है 15 डेज के अंदर। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो ये 138 नहीं हुआ ना? मैं नहीं आपका डाउट समझा नहीं सर। समझा, एक बार दोबारा बताइए। सर आप जो बोले कि 138 के अंदर सर आप बोलिए तो 138 के अंदर क्या होगा? देखो 138 के अंदर ना पहले तो उसने बहुत कुछ बताया 138 में। 138 में बताया चेक बाउंस हो जाएगा तो क्या राइट है पेई का, उसने बोला पेई के पास राइट है कि वो उसके कॉज ऑफ एक्शन राइज हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। और ये भी बताया क्या प्रोसेस है कि वो मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस है। फिर 138 ने यही बताया कि उसके ऊपर ड्रॉर के ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज आएंगी, ये भी बताया 138 ने। 138 ने ये बताया कि 138 तब एप्लीकेबल होगा, मतलब ये सब तब होगा जब ये डेट और लायबिलिटी के लिए था, मतलब अगर ये गिफ्ट के लिए था तो 138 के अंदर केस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको गिफ्ट में चेक दे दी 5000 का, जैसे लेट सपोज करो आपने एक जवाब दिया, मैंने वाह क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया, मैं आपको 5000 गिफ्ट दूंगा, ऐसे बोलते हैं, इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने बोला मैं खुश हूँ, मैं आज आपको 5000 का गिफ्ट दूंगा, तो मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, चेक बाउंस हो गया। ऑफकोर्स ऐसा ही होगा, 5000 मेरे पास नहीं है क्योंकि अकाउंट में, और ये चेक बाउंस हो गया। चेक अगर बाउंस हो गया तो क्या फिर आप मेरे अगेंस्ट में 138 के तहत केस कर पाओगे? द आंसर इज नो। फिर तो 139 क्या कहता है सर? सेक्शन 139 ने ये बोला 138 ने ये बोला, फिर 139 ने ये बोला कि अगर आपको कोई चेक मिला है तो ये प्रेजम्पशन तो ले लिया जाएगा कि ये डेट लायबिलिटी का था, लेकिन ये प्रूव कौन करेगा कि ये डेट लायबिलिटी का नहीं था? आप ड्रॉअर समझिए, ड्रॉअर प्रूव करेगा ये बात कि ये तो विदाउट ये जो था, जो चेक मैंने दिया था ये कोई डेट लायबिलिटी का नहीं था, ये तो ऐसा गिफ्ट था। तो 139 ने ये चीज बोली कि इट वुड बी प्रिज्यूम्ड कि वो डेट लायबिलिटी का था अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। और वो कौन करेगा? कॉन्ट्ररी हमेशा कौन प्रूव करेगा? हु विल प्रूव द कॉन्ट्ररी? ऑफ कोर्स द ड्रॉअर ऑलवेज। अब क्लियर हुआ ना 138 139 में क्या डिफरेंस है बेटा? सर ये तो समझ आया। फिर ये receive the check of the nature referred to in section 138 for the discharge, मतलब डिस्चार्ज मतलब पैसा, आप जो पूरा पढ़ो, फॉर द डिस्चार्ज इन होल और पार्ट ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी, मतलब मैंने आपको डेट और लायबिलिटी का पूरा पैसा दिया या आधा पैसा दिया, ये तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। मतलब 138 में मतलब ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा हर केस में कि जो भी आपको चेक मिला है वो आपको डेट और लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए ही मिला है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। हाँ सर। ओके, कोई और डाउट बेटा यहाँ तक? शुड आई गो टू सेक्शन 140? यस सर। ओके, तो सेक्शन 140 कहता है, अच्छा क्या मैं अपने डिफेंस में ये बोल सकता हूँ अरे सर गलती हो गई सर, मेरे को याद ही नहीं रहा उस समय जिस दिन चेक काटा, मेरे को याद ही नहीं रहा यार, मतलब मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया ये बात कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, क्या मैं बोल सकता हूँ उधर या मैं नहीं बोल सकता? नहीं सर, वो ऐसे सर ये नहीं सब बोल सकते। ऐसे तो सब हाँ ये बोल सब, देंगे। अच्छा कोर्ट भी तो बोलेगा अच्छा तू मतलब चेक काटा तो खुद ही नहीं देख रहा। अच्छा क्या आप ये बोल सकते हो अरे सर मेरे को याद ही नहीं रहा मैंने 2-2 चेक काट दिए? नहीं, लॉ तभी तो आपको, आप किसी को चेक देते हो तो आप लिखो ना उस चीज को कि चेक दे दिया, फिर चेक करो कि वो क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। करेक्ट। तो आप ये ऑफेंस, ये मतलब डिफेंस नहीं दे सकते कोर्ट में, मुझे माफ कर दो। क्यों माफ कर दो मुझे? क्योंकि मेरे को भूल हो गई,
क्योंकि मुझे पता नहीं था, मतलब ड्रॉअर हैड नो रीजन टू, मुझे पता ही नहीं था कि यार ये तो बाउंस हो जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं था, जब मैंने चेक इशू किया था मेरे पास पैसा नहीं था। ये सब बकवास वाली बातें, ये सब नहीं, मतलब अगर आप बोल भी दोगे तो कोर्ट आपकी सुने ना सुने वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप कल को आप ये डिफेंस में नहीं बोल सकते मेरे से गलती होगी, ना ना, ये कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये जब चेक आप किसी को दे रहे हो तब खुद चेक करके दो कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, और अगर पहले पे आपने चेक दे रखे हैं तो वो अमाउंट पहले माइनस करो। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लेट सपोज करो मेरे अकाउंट में 2000 रुपए पड़े हैं, और मैंने 500 रुपए का चेक पहले किसी को दे रखा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे अब कितने चेक और देने चाहिए किसी को, अगर मैं दे रहा हूँ तो किसी को 1500 की। 1500 का, इससे 1500 ज्यादा नहीं रुपए देना का चाहिए। check। करेक्ट, आपको क्लियर हो गया ना? आपको एक छोटा सा एग्जांपल लग रहा होगा, मैं कोई आपको बड़ा एग्जांपल ही देता हूँ, आई कैन गिव यू द मच बिगर एग्जांपल। जैसे रिलायंस ने अपना शेयर सेल करा टू, रिलायंस ने अभी शेयर सेल करे थे ना बाहर वाले लोगों को, बहुत सारे फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने चेक, हो सकता है उन्होंने भी चेक दिया हो, तो उनका चेक बाउंस हो जाए तो क्या ये एक्शनेबल है या दैट्स नॉट एक्शनेबल? एक्शनेबल है सर। एक्शनेबल है, बिल्कुल एक्शनेबल है। अब क्लियर हो गया? 140 तक क्लियर हो गया आपको बेटा? सर हाँ जी। सर अगर हम लोग तो मतलब पहले उसको नोटिस देते हैं ना 15 डेज के बाद, हाँ लाइक कि पे करना, उनका क्लियरेंस नहीं हुआ, हाँ, तो 15 फिर डेज के अगर बाद नहीं बोल, बेटा, जिस दिन आपको पता लगा उसके विद इन 15 डेज, विद इन है। हाँ उस दिन 15 डेज हम लोग बताते हैं ना उसको, हाँ तो हाँ, अगर उसके बाद भी वो 15 डेज में पे नहीं करता तब हम लोग कोर्ट में लाइक बोलते हैं ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर उसको देना का होगा तब तो वो 15 डेज में दे देगा, कोर्ट तक बात ही क्यों जाएगी? हाँ लेकिन अब वही बात है, उससे पैसे नहीं है, क्या करे फिर वो? सर तो फिर तो वो कैसे कोर्ट में बोल सकता है कि मेरे पास रीजनिंग नहीं था, क्योंकि उसको तो पता है ना उसके पास अभी पैसे नहीं है। हाँ बट फिर भी लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया ना कि वो ये ना बोले मैंने एक और चेक काट रखा था मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं इनको चेक ही ना देता। वो सब ऐसी बातें ना करे ना, तो उससे पहले देखो ना, इससे पहले कोई कुछ आगे बोले, लॉ ने पहले बोल दिया ये मत बोलिए, मतलब ये बोलेगा तो मैं तो नहीं सुनूंगा। सर मतलब अगर वो बोल भी दिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे या मैं भूल गया, तब वो अलाउड नहीं है ना कोर्ट में। हाँ मतलब ये बोलना, मतलब अगर आप बोल भी दोगे ना तो कोर्ट आपको बोलेगा अरे चुप हो जाए प्लीज, ऐसे बातें मत करो प्लीज, इस टाइप से, मतलब आपको बोलने भी नहीं देगा ये वाला चीज तो। अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, सेक्शन 141 पे आते हैं। बहुत इजी सेक्शन है 141, तो बहुत ही, ये सेक्शन बहुत कॉमन सेक्शन है, बहुत सारे एक्ट्स में होता है ये सेक्शन। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, अच्छा कंपनी यार कुछ गड़बड़ कर दे तो जेल में किसको डालते हैं? हु विल गो टू द जेल? सर जो पार्टी इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स। नॉन क्लियर हुआ? पार्टी, क्योंकि ऑफेंसेस, हाँ ये ऑफेंसेस बाय कंपनी ना बहुत कॉमन सेक्शन है, बहुत सारे एक्ट में ये होता है कि अगर कंपनी ऑफेंस करेगी तो जेल में कौन जाता है, तो ये हर एक्ट में होता है, इस एक्ट में भी है कि 138 के अंदर भी अगर ऑफेंस होता है तो कंपनी तो ऑफ कोर्स जेल नहीं जा सकती है, तो उसके जो डायरेक्टर्स होंगे वो लोग जेल में जाएंगे। अगर पार्टनरशिप है तो ऑफ कोर्स आपके जो पार्टनर होंगे वो जेल में जाएंगे। अगर एसोसिएशन ऑफ फर्म है, मतलब कोई भी है, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था वो जेल में जाता है, मतलब जो जिसको साइन करना होता है, हु हैज बीन, मतलब जिसके पास चेक को काटने का राइट होता है, वो वाला जो बंदा होता है जिसको साइन करने का जिसका राइट होता है वो जाता है जेल में अल्टीमेटली। दैट इज सेक्शन 141। तो बहुत सिंपल सेक्शन है, ये जनरली पूछा नहीं जाता बट फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है ये, कि कल को कंपनी ने अगर ऑफेंस कर दिया तो कौन जेल में जाएगा, विल गो टू द जेल। अच्छा, अगर जैसे 2 या 3 डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से राइट सिर्फ चेक काटने का एक को ही है, हाँ तो एक और को इसमें डालेंगे, उसी को हैपनिंग में डालेंगे। तो एक ही जाएगा जेल में। हाँ बिल्कुल, जो भी ऑथराइज्ड होगा, अगर अगर ये अप्रूव नहीं कर पाए कौन ऑथराइज, तो सारे जाएंगे। अगर आपने लिख ही रखा कि एनी डायरेक्टर कैन साइन द चेक, तो फिर सारे जाएंगे। अब क्लियर हो गया ना? सेक्शन 141 भी बहुत सिंपल सा है, पेपर में कभी नहीं आता बट नॉलेज के लिए होता है कि कल को ऑफेंस कंपनी ने किया तो कौन जेल जाएगा। कोई डाउट? सेक्शन 138, 139, 140, 141, 142 में कोई डाउट? आई थिंक बहुत सिंपल थे तीनों सेक्शन। सर अगर सेक्शन 138 में अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है
तब तो क्या कहता है, उसको खाली जेल ही होगा ना, वो कैसे आप फिर पेमेंट जेल डाल देंगे बस। हाँ, वो भी कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट को जाहिर तरह से आ गया हो सकता है छोड़ ही दे। अब इंसॉल्वेंट को भी, क्योंकि ना जनरली क्या होता है, कोर्ट को भी ना लगता है इंसॉल्वेंट को जेल में डाल के करेंगे क्या, मतलब पैसा तो लोग का आना नहीं है वापस। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत जेल में डाल दो ताकि वो ऐसे दोबारा ना करें। लेकिन अब एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, उसका तो बेचारे वैसे ही जिंदगी खराब है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना काम काम कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो बंदा। तो वैसे ही आपने उसको इतना बड़ा सजा दे ही दी है इंसॉल्वेंट प्रूव करके, तो क्या करोगे आप उसको जेल में डाल के भी। ठीक है, डाल दो, थोड़े टाइम के लिए डाल देंगे। ठीक है सर। सर इंसॉल्वेंट लोग तो अमीर होते हैं ना बहुत। हैं? हाँ। अमीर लोग इंसॉल्वेंट क्यों, मतलब? सर, फिर उसके बाद वो एक क्या अंबानी था, अनिल अंबानी, फिर वो गरीब हो जाता है। जैसे घर रहता है सर। उसे भागना कहते हैं। सेक्शन 138, 139, 140, 141, 142 कोई डाउट बेटा? 99 हमने पढ़ लिया, जल्दी से बताओ हाँ या ना। यस सर। 100 पढ़ लिया। Yes, sir. 98 यस तुम लोग सर। नहीं बोलोगे तभी मुझे पता है बेटा। 94 यस पढ़ लिया हम लोगों ने। 93 यस पढ़ लिया। 92 भी मैंने आपको पढ़ा दिया। 91 भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। मैंने आपको 89 पढ़ाया। 88 नहीं पढ़ा है इधर बस। 89 नहीं और पढ़ाया। हाँ नसरीन कुछ कह रही है। हाँ नसरीन 88 88 नहीं Protest- पढ़ाया। हाँ हाँ नसरीन। सर नोटिंग और प्रोटेस्ट सेम होता है क्या? नहीं, नोटिंग मतलब उस पर नोट करना, प्रोटेस्ट मतलब अलग से सर्टिफिकेट देना। मतलब जब नोटरी एक अलग से सर्टिफिकेट बना के देगा ना, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। ओके, मैं सेक्शन 88 पे आ रहा हूँ। बहुत सिंपल सेक्शन है ये भी। ओके, एक डाउट आया। सेक्शन 140 एक बार दोबारा बताने को बोला है। ओके, मैं 140 पे आ रहा हूँ एक बार। 140 इज लाइक, आप ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके, मतलब ड्रॉवर, कि मुझे रीजन टू, मतलब ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव कि व्हेन ही चेक इशूड द चेक दैट अ चेक मे बी डिसऑनर ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर रीजन स्टेटेड इन दैट सेक्शन। मतलब वो ये नहीं बोल सकता कि मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ये चेक बाउंस हो जाएगा। मतलब अगर आप पैसा दे रहे हो तो मतलब ये तो बात आपको पता होनी चाहिए ना कि वो पैसा वो क्लियर होगा या नहीं होगा। मतलब आप कोर्ट में जाके कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ये बोल के कि मुझे तो पता ही नहीं था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर बैंक में मिनिमम बैलेंस की पॉलिसी है एंड अगर हम लोग पूरा बैलेंस पूरा चेक दे तब भी डिसऑनर होता है क्या? नहीं। और जैसे मिनिमम बैलेंस, मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ बेटा आपको, क्योंकि आई एम इन सच कैटेगरी। तो मिनिमम बैलेंस इज 10,000 टू मेंटेन। तो लेट सपोज करो कि मुझे किसी को 2,000 रुपए देने हैं, तो मैं किसी को अगर चेक दे दूँ तो वो क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए ही है, मिनिमम बैलेंस 10,000 मेंटेन करना है, मैंने किसी को 2,000 का चेक दे दिया, वो क्लियर होगा या वो क्लियर नहीं होगा? होगा सर। नहीं होगा सर। नहीं हो जाता है बेटा। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ये बैंक देखता है, नहीं किया तो बैंक मेरे से पनिशमेंट लेगा, पेनल्टी लेगा। वो लेकिन अगर मेरे पास अमाउंट पैसा है तो मेरा डिक्रीज चेक करते क्लियर जरूर रहता है। होगा। तो मैं पूरा यूज कर सकता हूँ पैसा, मतलब अगर जीरो भी कर सकता हूँ उसको मैं अगर चाहूँ तो। बट हाँ, मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने का जो पनिशमेंट है वो बैंक मेरे से चार्ज करेगा फिर। अब क्लियर हो गया? सर पर बैंक में मिनिमम बैलेंस तो रखना पड़ता है ना, वरना बैंक तो वो चार्जेस लेते हैं ना। हाँ तो ले लेगा फिर। अब लेट सपोज करो मेरी इज्जत इतनी खराब हो गई, किसी को 2,000 का चेक देना ही देना है, पैसा है नहीं, तो मैं थोड़ी ना देखूंगा बैंक मेरे से 5 रुपए ले लेगा, 10 रुपए ले लेगा, दे दूंगा बैंक को 5-10 सर रुपए तो यार। बैंक अपना अकाउंट पूरा खाली करने देता है? हाँ, क्यों नहीं करने देगा? सर नहीं, लाइक मुझे पता नहीं। अच्छा, नहीं मेरा पैसा है, करो बिल्कुल करो। आई कैन यूज सिंगल रुपया ऑफ माई बैंक। एफडी थोड़ी ना है ये कोई। सर बहुत लोग एफडी भी तो पीछे छुड़वाते हैं ना। हाँ नहीं, एफडी तो आपका फिक्स चीज होता है, उसको पहले आपको बैंक जाना पड़ेगा, वो टूटेगा तब जाके निकलेगा पैसा।
एफडी से आप चेक थोड़ी ना दे सकते हो, चेक तो आप अपने अकाउंट से देते हो, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से देते हो ना नहीं बेटा। सर, वो पता है, अभी आपने एफडी बोला तो मैंने पूछा। अच्छा ओके ओके। अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, 138 में ये आ सकता है, आपको पता है स्टॉप चेक क्या होता है? यू नो व्हाट इज अ स्टॉप चेक इज? मतलब स्टॉप चेक क्या होता है, मैं बैंक को फोन करता हूँ, बोलता हूँ कि ये चेक नंबर को क्लियर मत करना। चेक गुम हो गया या कोई चोरी वोरी हाँ हो मतलब गया तो जनरली इस केस में मतलब जब मेरा चेक गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो मैं अपने बैंक में फोन करता हूँ, बोलता हूँ कि ये वाले चेक के नंबर ना चोरी हो गए हैं, आप इसको स्टॉप कर देना, मतलब कल को कोई पेमेंट मांगना है तो पेमेंट मत देना, उसको स्टॉप चेक बोलते हैं। तो लेट सपोज करो कि मैंने किसी को पेमेंट करी, लेट सपोज मुझे किसी को 12,000 देने थे और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये, तो मैंने उसको पहले चेक दे दिया और फिर अपने बैंक को बोला स्टॉप चेक कर दिया कि यार ये ना चेक मेरे से गुम हो गया है, या तो इसको आप क्लियर मत करना। तो बैंक ने क्या किया, उसको जब वो बंदा लेने गया, पे लेने गया, तो बैंक तो डायरेक्टेड था कि नहीं देना पैसा, तो बैंक ने पैसा नहीं दिया। तो क्या मेरे को 138 के अंदर सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी सर। फिर तो हर कोई नहीं ऐसा मिलेगी। करेगा यार। मिलेगी मिलेगी सर। तो मतलब इस पे केस स्टडी आया था, लॉ मतलब एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का केस था, तो उसने बोला मिलेगा स्टॉप चेक के अंदर भी, अगर मतलब ये तो गड़बड़ हो गया ना, जानबूझ के किया ना आपने स्टॉप चेक, आपको पता था चेक डिसऑनर होना है, इसलिए आपने पहले स्टॉप चेक करा दिया ताकि आप 138 के अंदर फॉलो ना करो। तो फिर एक केस लॉ आया था सर कि बट अगर वो प्रूफ कर देगा कि सच में गुम हुआ है इसलिए वो स्टॉप कर रहा है तो बेटा वो अलग बात है, मैंने तो आपको केस में बोला, मैं वो बताया कि मेरे पास 10,000 रुपए थे, मुझे पता था, मैंने 12,000 का चेक दिया, जानबूझ के जाके मैंने उसको स्टॉप चेक कराया ताकि वो बाउंस ना हो। मतलब बाउंस अदर देन किसी और रीजन की वजह से होता है, मतलब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से बाउंस ना हो, इसलिए मैंने स्टॉप चेक करा दिया, क्योंकि जब वो चेक बाउंस होगा तो उस पर देखा जाएगा कि डायरेक्शन आया था कि ये पे ही नहीं करना, इसलिए पे नहीं कर रहे। तो उसे क्या 138 के अंदर मैं जाऊंगा, 138 के अंदर नहीं जाऊंगा मैं जाएंगे सर। मैं जाऊंगा जाएंगे तो 138 के फिर अंदर। तो जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना आपको? खत्म ओके सर चैप्टर। हाँ, मैं 88 सेक्शन पे आया। अच्छा एक बात बताओ, चेक सॉरी चेक क्यों बोल रहा हूँ, बिल को एक्सेप्ट करने के बाद अगर बिल में कुछ ऑल्ट्रेशन कर दो बिना ड्रॉई से पूछे, क्या ड्रॉई उसके लिए लायबल है? नहीं है। नो सर। लेट मी रिपीट, अगर मैंने कोई अगर ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को और उसके बाद में आप उसे ऑल्टर कर देते हो, मतलब जैसे पहले उसे साइन कर लिया 100 रुपए का और बाद में ऑल्टर करके उसे 500 रुपए कर दिया, तो क्या ड्रॉई लायबल है, ड्रॉई लायबल नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। सब ऑल्टरेशन देखी जाएगी, जैसे 80 वाला होता है कि टी वाई लगा के बना दिया और 90 बनाया उस वाले में। हाँ मतलब भी तो बताओ ना, कि मेरा एग्जाम्पल में बताओ ना, जो मैंने आपको तो एग्जाम्पल एक दिया। बार रिपीट कीजिए ना एग्जाम्पल। हाँ मैंने एक बिल बना दिया, ड्रॉई ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्ट होने के बाद मैंने उसे ऑल्टर कर दिया बिना ड्रॉई से पूछे, तो क्या वो बिल वैलिड रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा? मतलब ड्रॉई लायबल है या ड्रॉई लायबल नहीं है? नहीं है सर। नहीं ड्रॉई है लायबल सर। नहीं होगा, करेक्ट। हाँ लेकिन अगर उससे एक्सेप्ट होने से पहले कुछ ऑल्ट्रेशन थी, मतलब सर वो तो ऑल्ट्रेशन व्हाट ठीक प्रीवियस, है। मतलब उसको एक्सेप्ट करने से पहले ही ऑल्ट्रेशन थी उसके, और उसके बाद उसे साइन करा, मतलब ऑल्ट्रेशन के बाद ड्रॉई हैज एक्सेप्टेड द बिल, तो क्या वो उसके लिए लायबल है या नहीं है? है सर। लाइबल होगा। लाइबल है ना सर। तो फिर ये लाइबल। सेक्शन, ये सेक्शन 88 है, आपको क्लियर होगा सेक्शन 88 क्यों किस ऑल्ट्रेशन के लिए लायबल है, किस ऑल्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है? आपको क्लियर हो गया ना? मतलब इज लायबल फॉर द ऑल्ट्रेशन विच वर डन बिफोर हिज एक्सेप्टेंस, उसके बाद होगा तो इज नॉट लायबल। इस पेज पे बताओ कौन सेक्शन बाकी है, पेज 69 पे कोई सेक्शन बाकी है बचा हुआ? नो सर। ओके, पेज 68 पे बोलो। सेक्शन 82। 82 बाकी है, ओके। सर 76 और 77। एक सेकेंड रुको, 88 किसी ने बोला रिपीट करने के लिए, मैं एक बार वापस आता हूँ 88 पर। हाँ 88 कहते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा, वो कह, अच्छा मैं आपको एक ऐसा लिख के ही देता हूँ ना, लेट मी राइट इट ना, एग्जाम्पल के साथ बोलते जा देता हूँ आपको सेक्शन 88, कितना इजी हो जाएगा आप लोग के लिए भी, नहीं? और ये गया मैं इधर,
आज का डेट डाल दिया मैंने 24th of the May 21. I order Piyush to pay a sum of ₹100 within 1 month time. अच्छा, पीयूष ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या इस साइन के बाद लेट्स सपोज पीयूष ने इसको एक्सेप्ट किया 25th of May, तो क्या मैं इसको 100 को काट के 200 करूंगा तो पीयूष लायबल रहेगा या लायबल नहीं रहेगा? लायबल नहीं रहेगा। लायबल नहीं रहेगा। लेकिन मैंने इसको किया, मैंने ऑल्ट्रेशन करा और उसके ऊपर लिखा 200 on 25th, करेक्ट, एंड पीयूष एक्सेप्टेड ऑन 27th, तो पीयूष क्या इस ऑल्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है? लायबल है। लायबल है। क्यों लायबल है? क्योंकि वो प्रीवियस उसके एक्सेप्टेंस से पहले का था। सर, हाँ जी, अगर बिल में कोई चेंजेस किया और पीयूष ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तब तो अलाउड ही होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ सर, अगर 100 का अमाउंट पे करना है और एक्सेप्ट करने के बाद में किसी ने 1000 कर दिया तो फिर मतलब फ्रॉड कर दिया तो फिर क्या होगा? अगर अपेरेंट नहीं है तो फिर उसको वो तो लायबल हो जाएगा पे करने के लिए। तो सर ये तो लेकिन उसको गड़बड़ है। प्रूफ, मतलब उसको पीयूष को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 100 रुपीज का था, और वो पता है कैसे होगा? उसने फोटो कॉपी रखी होगी जब एक्सेप्ट किया होगा, या फिर उससे डुप्लीकेट रख रखा होगा जब एक्सेप्ट किया होगा। जनरली ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। मतलब कभी भी किसी को बिल इशू करते हो, कुछ भी करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आप उसको हमेशा फोटो कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी जरूर रखते हो अपने पास, ताकि ये सब चीजें पता लग सके ना, तो कल को कुछ कोई गड़बड़ हो तो मैं लायबल ना हो जाऊं। हाँ, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ रखा है कि अगर किसी ओके, इस पेज पे कौन सा सेक्शन बता रहे थे आप? कौन सा रह गया? 82। 82, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, कब एक मेकर, प्रोमिसरी नोट में एक मेकर, एक्सेप्टर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंडोर्सर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कब ये अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे? अगर उसको कैंसिल कर दिया, जो होल्डर है, और उसी ने कैंसिल कर दिया एक्सेप्टर का, मतलब उसने एक्सेप्टर को ही हटा दिया, मतलब एक्सेप्टर को ही बोला कि ये लायबल नहीं होगा, मतलब इफ द होल्डर कैंसल्स द एक्सेप्टर, तो क्या बिल खत्म हो जाएगा? मतलब अगर उसने एक्सेप्टर को ही माफ कर दिया कि यार कैंसिल, छोड़ यार, नहीं देना तेरे को पैसा, कैंसिल, तो क्या सब लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे? यस सर। हाँ ओके। अच्छा, उसने, अब देखते हैं इसका कौन जवाब देगा, हाथ उठा के जवाब देना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर होल्डर ने एंडोर्सर थे बहुत सारे, लेट सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, एक वो भी लिखता हूँ, उसका सीक्वेंस भी हो जाएगा। ए था, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो ई के पास था, ई ने ना सी का नाम काट दिया, ई ने सी को कैंसिल कर दिया, करेक्ट, तो कौन डिस्चार्ज हो जाएगा इस केस में? सी। सर, ई क्यों सी को डिस्चार्ज कर सकता है? ई कैसे कर सकता है? क्यों, मुझे पैसे लेना था, मैंने सी को कैंसिल कर दिया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, महिमा, दिशा बताएंगी। हाँ दिशा। बट सर सी तो बाकियों को सर, लायबल होगा ना। वही तो। सर डी डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि अब वो फिर सी से पे नहीं, सी से रिकवर नहीं कर सकता ना। हाँ, ये हमने सेक्शन पढ़ा था यार, तुम लोग कैसे भूल गए? ये पढ़ा था ना, अगर आप किसी के राइट को इम्पेयर करते हो तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि डी के पास राइट था सी से पैसा रिकवर करने के पास, तो आपने सी को ही हटा दिया बीच में से, तो इस केस में डी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ सर, तो वही तो पूछ रही हूँ ना कि अगर सी को डिस्चार्ज किया तब तो डी का भी तो वो चला जाएगा। हाँ, डी डिस्चार्ज हो तो जाएगा, फिर मतलब बिल खत्म नहीं हाँ, होगा, लेकिन डी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या होगा? अब वो क्लियर हो गया ये वाला तक? सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना ये वाला पॉइंट। हाँ, ए बी सी डी, ई होल्डर है, ई इज दी होल्डर, तो अगर ई ने सी का नाम कैंसिल कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, खत्म, उसको बोल्स को कैंसिल कर दिया, तो डी भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा।
मतलब फिर ई डी से पैसा नहीं मांग सकता, फिर ई अगर पैसा मांग सकता है तो बी से मांग सकता है, ए से मांग सकता है, या फिर ड्रॉई से मांग सकता है बस। सी डी विल ऑल्सो गेट डिस्चार्ज इन दिस केस। करेक्ट। By release to a holder thereof who otherwise discharges such maker, same release cancel, या तो कैंसिल करना, रिलीज मतलब वही सेम बात हो गया, उसको हटा देना, रिलीज मतलब उसको लाइबिलिटी से उसको हटा देना। तो अगर होल्डर किसी को रिलीज करता है तो आपको देखना, अगर उसने रिलीज कर दिया लेट सपोज करो एक्सेप्टर को ही, फिर तो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर उसने किसी बीच में किसी को डिस्चार्ज करा है तो इंटरमीडिएट पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी, प्रीवियस पार्टीज लायबल रहेंगी। और लास्ट वाला हो गया बाय पेमेंट। पेमेंट तो तुम्हें पता ही है, अगर वो पे हो गया तो ऑफ कोर्स लायबिलिटी सबकी खत्म हो जाएगी। तो लायबिलिटीज आप कब कब डिस्चार्ज हो सकते हो? कैंसलेशन से हो सकते हो, रिलीज से हो सकते हो, और पेमेंट से हो सकते हो। या तो कैंसिल हो गया, या रिलीज कर दिया आपको, या फिर आपका पेमेंट कर दिया उसका, तो आप रिलीज हो, मतलब आप डिस्चार्ज हो जाओगे। अब क्लियर हुआ सेक्शन 82? इस पेज पे कोई और सेक्शन बचा है? एनी अदर सेक्शन विच इज लेफ्ट इन दिस पेज? सर हाँ सर सेक्शन 82 में एक बार ए और बी पॉइंट में डिफरेंस बता दो। इसमें कैंसलेशन कर रहा है होल्डर देयर ऑफ, और इसमें ही इज रिलीजिंग बाय रिलीज टू अ होल्डर देयर ऑफ हु अदरवाइज डिस्चार्जेस सच मेकर, मेकर को डिस्चार्ज कर दिया, एक्सेप्टर को डिस्चार्ज कर दिया, एंडोर्सर को, टू ऑल द पार्टीज ड्राइविंग टाइटल अंडर सच होल्डर आफ्टर नोटिस ऑफ सच डिस्चार्ज। मतलब इस वन सेम थिंग ऑलमोस्ट। कैंसिल मतलब उसका नाम काट दिया, रिलीज मतलब उसको छोड़ दिया, एक ही बात हुआ। ज्यादा देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके सर। कोई और सेक्शन इस पेज पे जो लेफ्ट है? 76 77 77 हो गया था 77 तो सर मैंने वो बताया तो। था। 77 वो था बेटा कि अगर मैंने उसको बोल रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था बैंक आपके सर्विसेज देता है, तो मैंने बैंक को बहुत सारा वो दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करने के लिए, और बैंक टाइम से नहीं गया जिसकी वजह से मेरे राइट्स चले गए, तो इसमें जो भी डैमेज हुआ मेरे लिए उसमें कौन लायबल है? बैंकर इज लायबल। ये हमने पढ़ रखा है बेटा। सर 76 वो है 76 नहीं हुआ, 76 कर लेते हैं। यस 76 कर लेते हैं। ओके 76 के, अच्छा 76 पढ़ने से पहले मैं आपको ऊपर वाला भी याद कराता हूँ। क्या आपको प्रेजेंटमेंट करना जरूरी है? मतलब जब आप पैसा लेने जाओगे जो मैच्योर होगा, तो क्या आपको बिल को प्रेजेंट करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा, या सिर्फ आप मांगने चले जाओगे आपको पैसा मिल जाएगा? बिल को प्रेजेंट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा सर। करेक्ट। तो हमने इससे ऊपर सारा ये पढ़ा था कि आपको उसको प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। हमने वही पढ़ा था कहाँ प्रेजेंट करेगा, घर पर करेगा, उसके बिजनेस प्लेस पे करेगा, कहाँ करेगा, वो सब हमने ऊपर पढ़ रखा है। अब सेक्शन 76 क्या कहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर का बताया। ऊपर क्या था? ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर जो होल्डर है उसको पैसा चाहिए तो विल गो टू द ड्रॉई, प्रेजेंट द बिल एंड देन टेक द मनी, राइट। अब सेक्शन 76 कहते हैं कब आपको प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है उसको। करेक्ट। अच्छा बहुत ही सिंपल, मतलब कब प्रेजेंटमेंट नहीं करनी आपको? आप उसके बिजनेस प्लेस पे गए और वो बंद था, कोई और जगह लिखा था, आप गए नहीं मिला, आपने उसको बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो क्या मान लिया जाएगा कि आपने इसको प्रेजेंट किया या प्रेजेंट नहीं किया? मतलब क्योंकि आपको केस भी तो करना है ना, क्योंकि अब जब वो नहीं मिल प्रेजेंट रहा, किया। क्योंकि आपको केस करना है, जब आपने उसको प्रेजेंट किया उसने पेमेंट नहीं करी तब आपको केस करने का राइट आता है। करेक्ट। अब जब वो मिल ही नहीं रहा तो क्या मान लिया जाएगा कि आपने प्रेजेंट कर दिया या नहीं किया? प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट कर दिया। अब वो एक पॉइंट क्लियर हुआ, मतलब जहां पर आप उसको ढूंढ रहे हो प्रेजेंट करने के लिए, उसको ढूंढ रहे हो बंदे को, आप जाते हो बिजनेस आवर्स में, उसका दुकान बंद होता है, बिजनेस के केस में घर पे जाते हो ताला लगा रहता है, बेल बजाते हो वो गेट नहीं खोलता है, तो फिर आपको प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली केस कर दो उसके ऊपर। करेक्ट। अच्छा अगर वो खुद ही पे करने आ गया, मतलब ये बिल कहीं घूमा नहीं, या कहीं घूमा भी तो ड्रॉई को पता था ये बिल किसके पास है, तो क्या ऐसा हो सकता है मैच्योरिटी डेट पे खुद ही ड्रॉई आ जाए पेमेंट करने के लिए बिना प्रेजेंटमेंट के? कैन देयर बी बाय यस एनी सर हो चांस सकता है। द ड्रॉई कम्स टू यू इवन काइंड ऑफ
वो पेमेंट करने आ गया, तो आपको उसको फिर प्रेजेंट करना है या प्रेजेंट नहीं करना? फिर प्रेजेंट नहीं करना। नहीं करना, जब वो आपको पैसा ही देने आ गया तो क्यों करना? अच्छा, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी कहता है, सी कहता है पूरा पैसा नहीं दे रहा, पार्ट पैसा पेमेंट करने आ गया। मतलब पूरा पैसा तो नहीं दे रहा लेकिन पार्ट पैसा दे गया। मतलब उसको पता था पैसे देने, वो खुद ही आ गया, बोला अरे सर आप मेरे को 1000 रुपए देने थे, 1000 तो नहीं 800 रख लो, 200 रुपए जैसे ही 4-5 दिन में आ जाएगा दे दूंगा मैं आपको। तो अब आप उसको प्रेजेंट करने का नीड है या नहीं है? मतलब क्योंकि मेच्योरिटी में खुद आ गया और हजारों में से 800 रुपए दे गया कि सर ये 800 रुपए रख लो, 200 रुपए 2-4 दिन में जैसे मैं खुद ही दे जाऊंगा, आपको आने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आपको प्रेजेंट करने का जरूरत है या नहीं है? फिर नहीं है सर। नहीं है। और डी, देखो डी वाला पॉइंट ना बहुत ही थोड़ा सा ऐसा है कि जिसको प्रूव करना बहुत टफ है। वो कहता है कि ड्रॉवर को कुछ डैमेज नहीं हुआ इस प्रेजेंटमेंट की वजह से। मतलब अगर मैं इसको प्रेजेंट नहीं भी किया तो क्या होता है, इसको खुद पे करना चाहिए था। ये प्रूव करना ना बड़ा टफ है। मतलब जहां पे ड्रॉवर कहता है कि एज अगेंस्ट द ड्रॉवर इफ द ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंट, मतलब आप ये प्रूव करो कि प्रेजेंट करने से होता भी क्या है, ये तो पे करना था उसको। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। मतलब दिस इज डी थोड़ा पॉइंट ना इज लाइक विच इज डिफिकल्ट टू प्रूव इन द कोर्ट। क्योंकि बाकी सारा तो समझ में आता है, प्रेजेंट क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि मिला ही नहीं, प्रेजेंट इसलिए नहीं किया कि उसने पेमेंट कर दी, प्रेजेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने आधा पेमेंट कर दिया, बाकी कह रहा है वो कर ही देगा, आधा या कुछ पार्ट कर दिया बाकी वो दे ही देगा कह रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट नहीं करना। तो एबीसी थोड़ा समझ में आता है, डी थोड़ा सा बहुत ही वाइडर मीनिंग में आ जाता है, बट उसका प्रूव करना बहुत टफ है कि आप ये प्रूव करते हो कि किसी को कोई डैमेज क्या हुआ, मतलब इससे क्या नुकसान हुआ किसी को प्रेजेंट नहीं किया टाइम से या रीजनेबल टाइम प्रेजेंट नहीं किया, नुकसान क्या हुआ किसी को। अब मतलब आप प्रूव करो इससे कुछ नुकसान नहीं हो किसी को, लेकिन ये प्रूव करना कि किसी को नुकसान नहीं हुआ ये बहुत मुश्किल है। This is a question of fact and this is very difficult to prove it. सर एक बार और रिपीट कीजिए ना, आपने बहुत फास्ट फास्ट बोल दिया। ओके, कौन सा वाला, ए बी सी या डी, कौन सा? डी 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 ए डी। डी डी कहता है कि आप ये प्रूव कर रहे हो कि ये प्रेजेंटमेंट से ना किसी को डैमेज वैमेज नहीं होता है। मतलब कि ये क्या जरूरत थी करने की, मतलब ये ना करने से भी किसी को डैमेज थोड़ी ना हुआ है। मतलब नोबडी हैज सफर्ड एनी डैमेजेस कि मैंने प्रेजेंट नहीं करा, इससे क्या किसी को डैमेज होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देके डी समझाता हूँ। क्या आप किसी पे केस करो तो पहले प्रेजेंट करोगे या विदाउट प्रेजेंटमेंट आप केस कर सकते हो? लॉ जनरली क्या कहता है, विल प्रेजेंटेड या उससे पहले आप केस करो, प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंट करेंगे। आपने प्रेजेंट नहीं किया, करेक्ट, आपने प्रेजेंट नहीं किया और आप बोल रहे हो प्रेजेंट करना या ना, आप बोल रहे हो मुझे पता था वो डिसऑनर कर देगा। तो मैंने क्या सोचा कि नुकसान, ये तो नुकसान ही, उल्टा वहां जाऊंगा अपना खर्चा वर्चा मतलब लगाऊंगा, वहां तक जाके उससे पूछूंगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली केस कर दिया इसके ऊपर, तो ये गलत है। और वो बोल रहा है उसको क्या नुकसान हो रहा है, उससे पूछो ना क्या वो जो पार्टी है जो पे करने वाला था वो तो वैसे ही देने वाला था पैसा, वो तो मुझे पता था नहीं देने वाला पैसा। मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ, मतलब आप समझो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मतलब आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि प्रेजेंटमेंट करने या ना करने से किसी को डैमेज नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं किया। मतलब देयर इज नो डैमेज वेदर यू प्रेजेंटेड और नॉट, इसलिए आई हैव नॉट प्रेजेंटेड। तो ये प्रूव करना किसी किसी को डैमेज नहीं होता, दिस इज वेरी टफ। यू गेटिंग महिमा नाउ? हाँ सर ओके समझा। ओके, इसके अलावा इस पेज पे 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59,
58 तुम लोग देख रहे हो? सर यहाँ पे सब हो रखा है, सेक्शन 637 बाकी है सर बताओ। इंग्लैंड 12 और के पहले फॉरेन सारे सर, और वो सब आगे का एक दो मुझे सेक्शन मुझे बाकी चैट में बताओ कौन सा सेक्शन मिसिंग है? Sir, 37, 39. 37 मेकर ड्रॉ रिसेप्टर प्रिंसिपल नहीं यार, ये तो मैंने बताया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। मेकर इज बनाने वाला, ड्रॉवर बनाने वाला, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने वाला, प्रिंसिपल ऑफ कोर्स प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? हु इज द प्रिंसिपल इज लायबल टू पे, ऑफ कोर्स पहले पे अगर आप उस ड्रॉयर होता है। ड्रॉई अगर फिर ड्रॉई नहीं देता तो फिर जिस पार्टी को आप चार्ज करो वो प्रिंसिपल हो जाएगा, बाकी सारे श्योरिटी हो जाएंगे। ये पढ़ा था यार 100% मुझे याद है, पढ़ा था 27 यार। पढ़ा है सर। सर हम लोगों ने लाइक ऐसे थियरी वाइज नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से। ओके Mode of transfer is section 118. सर सेक्शन 11 और सेक्शन 12। हाँ 11 12 बाकी है। 11 12 बाकी है, ठीक है। ओके पहले 11 12 पढ़ते हैं। ये तो मुझे याद है 11 12 बाकी है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा 11 12। एक होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कम आ जाएगा इंडियन बना, कम आ जाएगा फॉरेन है वो। बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ इसको, बहुत ध्यान से, क्योंकि जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन हो जाएगा। करेक्ट। सो अब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया। करेक्ट। वो बना कहां पर है? इंडिया पे। इंडिया में बना है करेक्ट। एंड आ रहा है तो ये भी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है या नहीं है? है सर। एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा, रेजिडेंट इन इंडिया और इंडियन नेशनल में डिफरेंस है? पहले तो ये बताओ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेशनल एंड इंडियन रेजिडेंट, या दोनों सेम बात है? क्या इंडियन रेजिडेंट अलग इंडियन अलग। नेशनल अलग अलग है? आपको पता है ना ये? हाँ जैसे आप लोग इंडियन सिटीजन भी हो और इंडियन रेजिडेंट भी हो, यस सर। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं इंडिया में आके रहते हैं तो वो इंडियन सिटीजन नहीं होते लेकिन इंडियन रेजिडेंट होते हैं। क्लियर हो गया ना? आपको पता नहीं बात आपको? हाँ सर। ओके तो पहला बात, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। पहली बात, वो बना कहां पर है? इंडिया में। एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन, मतलब कि पे या ड्रॉई, और है पे या ड्रॉई, इन दोनों में से कोई एक इंडिया क्या है बेटा? रेजिडेंट है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। मैं रिपीट करता हूं, मैंने इंस्ट्रूमेंट इज रिगार्डेड एज इनलैंड। पहला पॉइंट। अच्छा सब भूल जाओ। मैं और पीयूष गए ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। पीयूष चलने का है ऑस्ट्रेलिया? यस सर। तो पीयूष ने मुझे स्पॉन्सर किया। पीयूष कह रहा है ठीक है सर मैं आपको लेके चलूंगा ऑस्ट्रेलिया, तो हम लोग दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद मैंने पीयूष के ऊपर एक बिल और लिख दिया कि ये मुझे 5,000 रुपये और पे करेगा। तो क्या इसको इनलैंड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? हम दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही है। वो तो कुछ दिन के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ना सर, बनना पड़ेगा। नहीं और माना सर जाएगा। इंडिया में बनना पड़ेगा ना? हाँ तो इसको इनलैंड माना नहीं जाएगा। Yes. सबसे पहली कंडीशन ही क्या है? इट शुड बी मेड इन इंडिया। ड्रॉन और मेड इन इंडिया। करेक्ट। एंड पई या फिर ड्रॉइंग में से एक पार्टी का क्या होना जरूरी है बेटा? रेसिडेंट इन इंडिया। तो उसको क्या माना जाएगा? इनलैंड। अगर वो इनलैंड नहीं है तो ऑफ कोर्स वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब वो क्लियर हो गया? आपको कुछ एग्जांपल दे दूं तो लेट सपोज करो कि एक बाहर से कोई अमेरिका से, लेट सपोज करो कि मैंने पार्टी देनी थी तुम लोग को, तो मैंने बीटीएस ग्रुप बुला लिया पार्टी देने के लिए तुम लोग को। राइट, कोरियन है वो लोग सारे के सारे। तो मैंने उनको, हाँ नहीं बुलाना उनको? तो बुलाना है। देखो महिमा इज सो कि बुलाओ दीपिका को बुला लीजिए ना। नहीं, तुम लोग पार्टी तुम लोग को देने के लिए वाई विल दीपिका का सर बुला ले। बीटीएस। तो हमने बीटीएस को बुलाया हाँ, इंडिया में। करेक्ट। एंड
मैंने प्रॉमिसरी नोट लिखा इंडिया में उनके ऊपर। मैंने इंडिया में आई ड्रॉ मतलब आई मेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ द BTS इन इंडिया, तो उसे इनलैंड माना जाएगा नहीं माना जाएगा? सर नहीं माना माना जाएगा। माना जाएगा। माना जाएगा। जाना और ड्रोन अपन ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, दोनों में और है ना सर? करेक्ट, तो माना जाएगा इसको। अब वो क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब लेट सपोज करो तुम समझ गए थे, मतलब आप एग्जाम्पल को चेंज कर दो तो आपका चेंज हो जाए। वो क्लियर हो गया इनलैंड और फॉरेन, और जो इनलैंड नहीं डाला था फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अभी कोई बोलो इसके अलावा। 118 ड्रॉ ही नहीं पढ़ाया। हाँ, ये भी तो रह गया यार, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? ये भी तो रह गया यार, सेक्शन 7। इसमें ये वाला 2 पार्टी रह गई, ये नहीं बताया मैंने तुम्हें। ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं बताया, 2 पार्टी रह गई अभी यार। ओके, ये चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की बात कर रहे हैं। और ड्रॉअर कौन होता है तो पता ही है तुम्हें? ड्रॉअर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पता है तुम लोगों को, ड्रॉअर तो बताने का जरूरत नहीं है। Yes, और जिसको डायरेक्ट करते हैं पे करो, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग। अब ना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। मैंने बिल ड्रॉ करा पीयूष के ऊपर, पेबल टू अंकुर। अंकुर इज द पे, आई एम द ड्रॉअर, पीयूष इज द ड्रॉइंग। जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो मेरे को एक डर था यार, ये पीयूष ना गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ कर देगा, और ये गड़बड़ करेगा ना तो बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, पीयूष उसी बिल के अंदर मैं लिखा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड डैश अंशुमन। मतलब एक नई पार्टी बनाई मैंने ड्रॉई के अलावा, उसका मैंने दिया नाम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। नाम से करा इन केस ऑफ नीड, मतलब जरूरत पड़ जाए तो। अब बड़े ध्यान सुनो मेरी बात को। अंकुर इज द पे, अंकुर गया ये बिल लेकर ड्रॉय के पास जाएगा, मतलब गया पीयूष के पास। पीयूष ने पे करने से, इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब पीयूष क्या करेगा? व्हाट विल पीयूष डू? सेकंड के पास जाएगा, अंशुमन के पास। अब वो अंशुमन के पास जाएगा, क्योंकि अंशुमन कौन है बेटा? ड्रॉई इन केस ऑफ इन केस ऑफ नीड। नाम से कर रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो ये काम आएगा, और जरूरत तब पड़ेगी इस ड्रॉई इन केस ऑफ नीड की जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। अब वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर, एग्जाम्पल में मेरे ऊपर बिल आपने ड्रॉ किया था और अंकुर को पैसा देने को बोला था। अंकुर ने मेरे पास बिल लेके आया और मैंने बिल एक्सेप्ट नहीं किया। तो सर मैं फिर अंकुर के पास क्यों जाऊंगा? नहीं बेटा, मैं एक बार लिख दूं क्या बेटा? देख एग्जाम्पल को, तो कंफ्यूज हो गया बेटा, देखना। हाँ, I order Piyush to pay a sum of ₹100 to Ankur. करेक्ट। यहाँ पे मैंने अपना साइन भी कर दिया एंड मैंने इसको ये भी कर दिया, तो आई बिकम द ड्रॉवर, पीयूष ड्रॉई हो जाएगा एंड अंकुर इज द पे। करेक्ट। और मैंने ही यहाँ पर लिख दिया अंशुमन ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अभी बोलो, अभी अंकुर गया पीयूष के पास, इसे एक्सेप्ट कर लो। पीयूष ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब अंकुर किसके पास? अच्छा, इसको डिसऑनर मान लेंगे या अभी अंकुर को किसी और के पास भी जाना पड़ेगा? अंशुमन के पास जाएगा वो अभी। अंकुर अब जाएगा अंशुमन के पास, तो अंशुमन को हम बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। मतलब मैंने अंकुर को बोल दिया पेई को, अगर जरूरत पड़े तो अंशुमन इसे एक्सेप्ट कर लेगा। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, मेरा नेट कनेक्शन कट गया था। ओके, हाँ। आज का डेट हो गया 24 मई 2021। आई ऑर्डर, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ये बात। आई ऑर्डर ऋतिक रोशन टू पे ₹100 to महिमा।
सुरेखा। मैंने स्पेल ठीक करा इस आपका नाम? हाँ सर। ओके, और मैंने यहाँ पे साइन कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अच्छा, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अच्छा महिमा, पहले बिल किसके पास लेके जाओगे आप? पीयूष के पास या ऋतिक के पास? पीयूष के पास। अगर पीयूष ने क्या करा? मना कर दिया। एक्सेप्ट करने से, फिर कहाँ जाओगे? मेरे पास आओगे या कहीं और आपके पास ऑप्शन है जाने का? तो है ऑप्शन। किसके पास जाने का? ऋतिक रोशन। क्योंकि वो कौन है? ड्रॉयर इन केस ऑफ नीड। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। हाँ, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, करेक्ट। मतलब अगर जरूरत पड़े तो ये काम आ जाएगा। सर तो ऋतिक रोशन को आपको मतलब अलाउ करना पड़ेगा ना? हाँ, मतलब ऋतिक रोशन हो सकता है एक्सेप्ट करे, हो सकता है ना करे। सर अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो हम नहीं जा सकते ना? हाँ, तो अगर पीयूष ने नहीं मना, एक्सेप्ट नहीं किया, ऋतिक रोशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो डिसऑनर रहेगी। तो क्यों आपके पास आऊंगी? आपके पास भी तो आ सकते हैं तो सर। डिसऑनर तो होगा ना, मतलब डिसऑनर तो हो गया ना, फिर मेरे पास आएगी ना पैसा मांगने। हाँ। डिसऑनरमेंट इज बाय नॉन एक्सेप्टेंस एज वेल एज बाय द नॉन पेमेंट, राइट? अब वो क्लियर, मतलब समझ में आ गया। ड्रॉइंग केस ऑफ नीड, जब जरूरत पड़े तो इसके पास चले जाना। अच्छा, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये भी, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। मतलब इसको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने ये नहीं लिखा आई हैवंट रोट दिस थिंग, मैंने सिंपल इतना लिखा, आई ऑर्डर पीयूष टू पे ₹100 टू महिमा, और मैंने अपना साइन कर दिया। तो यहाँ पर अब महिमा किसके पास जाएगी पहले साइन कराने के लिए इस बिल को? पीयूष के पास, करेक्ट। पीयूष के पास उस दिन साथ में ऋतिक रोशन बैठा हुआ था, करेक्ट। तो पीयूष ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। ऋतिक इज माय क्लोज फ्रेंड, करेक्ट। तो उसने उसे, अब जैसे ही पीयूष मना कर देगा इसको एक्सेप्ट करने से, किसका बेइज्जती होगा? ऋतिक रोशन का। अरे बाबा मेरा महिमा, महिमा खो ही जाती है ना, ऋतिक रोशन का नाम खो जाती है। ध्यान से महिमा, ध्यान से। मैं एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ ध्यान से। पीयूष और ऋतिक रोशन साथ में बैठे हैं। मेरा भी ऋतिक रोशन बहुत गहरा दोस्त है। आप गए पीयूष के पास, इसको एक्सेप्ट कर लो। पीयूष ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए। बेइज्जती किसकी होगी? आपकी। मेरी बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था, किसको बोला था? आपको। जाके किससे पहले लेना? पीयूष से। तो पीयूष की बेइज्जती नहीं, मेरी बेइज्जती है। आपको समझ में आया? लेकिन मेरा दोस्त वहां बैठा है। कौन बैठा है मेरा दोस्त वहां पर? ऋतिक रोशन। वो मेरी इज्जत बचाएगा नहीं बचाएगा? तो बचाएगा। तो उसने बोला उस साहिल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको। आप मान जाओगे? आप नहीं मान जाओगे? तो मान जाएगा। सर उसे तो प्रूफ भी तो देना पड़ेगा, या हवा हवा में बोल रहा है? नहीं, प्रूफ इन द सेंस वो इसको लिख देगा ना, एक्सेप्टेड। मतलब यहाँ पे ऋतिक रोशन लिखने के बाद, एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। हाँ जी, लिखने के बाद और यहाँ पे लिख देगा ऋतिक रोशन। तब ऋतिक रोशन को क्या माना जाएगा? ड्रॉई नहीं, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ऑनर मानने जाएगा फिर महिमा। हाँ जी, क्या क्या पूछा नसरीन ने? जाएगा फिर। हाँ, पैसा किससे मांगने जाएगा फिर? ये तो बहुत सिंपल आंसर है। महिमा बता देगा। महिमा, अब ड्यू डेट पे पैसा किससे मांगने जाओगे मैच्योरिटी पे? ऋतिक रोशन से। देखा, करेक्ट आंसर। हाँ। उसे एक्सेप्ट करा पहले तो लायबिलिटी किसी की होती है। ओके, एक्सेप्टर फॉर ऑनर को मैं एक बार रिपीट करता हूं। एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होता है? जब पे goes to the drawing and present the bill to him to accept। मतलब ड्रॉई पे जाता है ड्रॉई के पास, बोलते हैं इसको एक्सेप्ट करो।
और ड्रॉई इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो ड्रॉवर का बेइज्जती ना हो उसके बिहाफ पे कोई और उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिल को, और पे मान भी रहा है इसको, पे मान रहा है इस बात को, उस पार्टी को हम बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। मतलब उसने, किसी और बंदे ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया ड्रॉवर का प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो क्लियर हो गया? ओके। अभी बताओ कौन सेक्शन रह गया? 118। 118 अब खुद पढ़ना बेटा, एक सेक्शन तो खुद पढ़ो तुम लोग। और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हम आई थिंक बात कर ही चुके हैं। एक होता है पेबल टू ऑर्डर जिसपे नाम होता है, बियरर जिसपे नाम नहीं होता, ओरिजिनली बन, और ये आगे एंडोर्स भी हो सकता है, यहाँ पढ़ चुके हैं सारा का सारा। करेक्ट। और कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब और होते हैं, लेकिन इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से 1881 के हिसाब से उसको नहीं माना जाता, जैसे कि गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, शाहजुक हुंडीज। ये शाहजुक ना उस समय पे जमाने में चलती थी, ये मुगल जमाने से चल रही हैं। डिलीवरी ऑर्डर्स, रेलवे रिसीट्स, ड्राफ्ट, ये सब दीज आर ऑल क्या कहते हैं, These are some example of instrument which are for time being by law or custom, मतलब negotiable instrument एक्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन ये भी हमारे इंडिया में एज negotiable instrument चलते हैं, लेकिन ये हमारे एक्ट से गवर्न नहीं होते। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, एनीथिंग व्हिच कैन रिप्लेस मनी, दैट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें घूमती होंगी जो कि होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द एक्ट। This is the end of the chapter.